नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करते हैं। करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कि संबंधित हैं बाल विकास से। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं बाल विकास के अंतर्गत, जो बाल विकास के सिद्धांत हैं या उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं या जो विकास से संबंधित सिद्धांत हैं, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, किस तरह से आप आंसर करेंगे, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में बात करने जा रहे हैं। देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के सेट हैं जो मैं लेकर के आया हूँ। ये रीट के एग्जाम के पर्पज से है, तो आप लोग थोड़ा कंसस होकर के इसको देखिए, इसको पढ़िए, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो अगर प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो एग्जामिनर होते हैं या जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं वो किस तरह से क्वेश्चंस के पैटर्न लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, जो क्वेश्चंस था हमारा वो था शैक्षिक मनोविज्ञान से जो अर्थ हैं, क्षेत्र हैं और क्या कार्य हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के शिक्षा में, उसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। इस क्लास में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट से बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है, पहला किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आप देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि क्या है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है और उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस गुण लक्षण की ओर इंगित करता है। जब आप मेरा क्लास आप अगर देखे होंगे, पहले का क्लास आप देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि एक थ्योरी आपने पढ़ा था, जो थ्योरी का नाम था पियाजे की विकासात्मक सिद्धांत या पियाजे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिसको स्टेज थ्योरी भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास में विस्तृत रूप से चर्चा करी थी। वहां पे क्या था कि उन्होंने अपने सिद्धांत में एक कॉन्सेप्ट बतलाया जिसको बोलते हैं एनिमिज्म। ठीक है, जिसको बोलते हैं जीवात्मवाद। यह बच्चों में पाया जाता है और इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा जो भी उसके खिलौने होते हैं या जिससे भी वो खेलता है, उसको वो एक निर्जीव वस्तु के रूप में न देखकर उसको क्या देखता है, वो एक सजीव वस्तु में के रूप में देखता है। उसको ये लगता है कि इसमें भी क्या है, उनके खिलौने जो हैं या उनका जो भी डॉल है या जो भी चीज से वो खेल रहे हैं, वो समझते हैं कि इसमें क्या है, जान है। और वो क्या करते हैं, देखते हुइएगा कि बच्चे उसको भी क्या करते हैं, सुलाते हैं, उसको भी हाथ से खाना खिलाते हैं, उसको टहलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या कुछ गलती अगर करता है, खिलौने से कुछ गलतियां अगर होती हैं तो उसको वो मारने की भी कोशिश करता है या उसको मारता भी है, उसको दंडित करता है। तो ये क्या है, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है कि बच्चा को ये लगता है कि सूर्य, चूंकि जब भी कोई चलता है तो उसको लगता है कि सूर्य उसके साथ साथ चल रहा है, उसके मुड़ने पे सूर्य भी क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। तो ये जो बच्चे की जो यहाँ पे क्या होती है, सोच होती है, वो इंगित करता है कि उसमें क्या है, एक तरह से जीवात्मवाद की जो सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय है, वो उसमें है। इसी के कारण वो निर्जीव वस्तु को भी सजीव के रूप में देखता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सजीव चिंतन। ठीक है, और सजीव चिंतन को ही क्या बोलते हैं, जीवात्मवाद। अगर इंग्लिश में देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिमिज्म। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे सजीव चिंतन करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, देखिए विकास, जब हम विकास की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। एक पहला तो आता है विकास और दूसरा आता है वृद्धि या ग्रोथ,
डेवलपमेंट और ग्रोथ। विकास क्या है, एक कह सकते हैं कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और वृद्धि क्या है, एक कह सकते हैं कि उसका लिमिटेड एक कह सकते हैं कि अर्थ होते हैं। वृद्धि मतलब होता है मात्रात्मक विकास, लेकिन विकास मतलब क्या होता है, उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विकास कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, विकास में क्या है, विकास में आपका गुणात्मक होता है, जो भी आपके साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो विकास में आते हैं। और वृद्धि में क्या होता है, इसमें क्या होता है, गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। और आपके वृद्धि में क्या होते हैं, तो वृद्धि क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मात्रात्मक होता है, ठीक है। जैसे शरीर का बढ़ना, सेल का डेवलपमेंट डेवलप होना, आपके जो बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, वो तमाम क्या होते हैं, वृद्धि में होते हैं। विकास देखिए आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। विकास क्या है, ये आजीवन चलती है। जन्म से पहले जब गर्भावस्था में होते हैं उसी समय से लेकर के और जीवन पर्यंत यह चलता है, ठीक है। लेकिन यह ग्रोथ जो होता है वो जीवन पर्यंत नहीं चलता है, एक समय के बाद क्या होता है, ये रुक जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। संतुलन क्या होता है कि आपका जो भी कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब आपका एकोमोडेशन और एसिमिलेशन में जो संतुलन आप बनाते हैं वही क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। दोनों में सामंजस्य है तो वो संतुलन होता है। परिपक्वता क्या है, तो ये क्या है, अपनी क्षमता को एक सीमा तक डेवलप करने की एबिलिटी क्या होती है, वो होती है परिपक्वता, ठीक है, मैच्योरेशन। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ मात्रात्मक की बात हो रही है तो ये आपका आंसर हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि मात्रात्मक और गुणात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वो हो जाता विकास, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वृद्धि ऑप्शन में रहे ही नहीं, तब आपको क्या आंसर आपका हो जाएगा, तब आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, ये विकास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृत्ति दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जी फॉर ग्रोथ एवं विकास दर्शाने वाले कथन के सम्मुख डी लिखना है, डी फॉर डेवलपमेंट। एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना। तो देखिए दांतों का निकलना क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि बॉडी पार्ट्स में अगर किसी तरह का विकास हो रहा है, ठीक है, उसमें अगर वृद्धि हो रही है तो वो आपका ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, वृद्धि या अभिवृद्धि हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। चलिए 3 माह के बालक का उल्टा पलट कर पेट के बल लेटना, ठीक है। तो अब देखिए पेट के बल लेटने की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कि वो क्या कर रहा है, 3 माह के बालक का उल्टा पलट कर पेट के बल लेटना, पेट के बल लेट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका विकास, ठीक है। इसमें किसी तरह की मात्रात्मक ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। एक क्या है, एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखों को केंद्रित रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी चीजों पे केंद्रित करने की जो एबिलिटी होंगी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विकास, ठीक है, डेवलपमेंट हो जाएगा। और एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पे बालों का उगना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा जी, ठीक है, कि बॉडी पार्ट्स में किसी तरह का विकास हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका ग्रोथ, ठीक है। तो देखिए आंसर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही है वो देख लीजिए, ठीक है, जी डी डी जी, जी डी, आपका ये ऑप्शन 2 सही लग रहा है, ठीक है। जो मैंने बताया उसके आधार पे आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या है, 2 सही है। पहला में क्या है, जी, दूसरा डी, तीसरा भी डी, चौथा जी, तो ऑप्शन सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका,
विकास के विभिन्न पक्ष हैं। शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, उपर्युक्त सभी। देखिए विकास में तमाम पहलुएं आ जाती हैं, जैसे शारीरिक विकास होंगी, जो ग्रोथ होंगे वो भी विकास के एक पक्ष हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शारीरिक एवं गतिक विकास होती हैं, तो ये भी क्या है, ये भी आपका सही है। संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास भी होते हैं, विकास के अंतर्गत, डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। मानसिक एवं संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास भी आते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकास के विभिन्न पक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। ठीक है, एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। विकास आनुवंशिकी का परिणाम है, ये सही है। विकास क्या है, एक रैंडम प्रोसेस है या रैंडमाइजेशन के का परिणाम है, तो ये गलत लग रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ये भी आपका गलत है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है, ये भी गलत है। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक होते हैं, नहीं, ये भी सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो सही के बारे में कहा जाता है, तो विकास क्या है, आनुवंशिकी का परिणाम है। ठीक है, जो डेवलपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उस पे इन्वायरमेंट और देखिए जो डी है वो डी क्या है, फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसने दिया था, तो याद रखिएगा विकास के बारे में ये फॉर्मूला किसने दिया था, वो है वुडवर्थ ने दिया था। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, वुडवर्थ ने बताया था कि विकास जो है वो उस पे क्या होता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डॉट है आप देखते होइएगा, डॉट जब दिया रहता है उसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस या डिवीजन नहीं होता। इसका मतलब होता है कि ये दोनों का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, इसमें हेरिडिटी का कितना रोल है वो क्लियर नहीं है, और आपका इन्वायरमेंट का कितना रोल है वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन है दोनों का ये एक तरह से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, विकास आनुवंशिकी का परिणाम है, ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात हो रही है, कौन सा नहीं है। विकास क्या है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था में स्टार्ट होकर के और ये जीवन पर्यंत मृत्यु तक चलती है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, ये भी सही है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक, ये विकास के सिद्धांत है। उसके बाद क्या है, यह वैयक्तिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये भी सही है, ये वैयक्तिक प्रक्रिया है। आप देखिएगा विकास में क्या होते हैं, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेज भी देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बालक का जो विकास होगा वो बिल्कुल एक समान होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेज जरूर होते हैं। ठीक है, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेज होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं बढ़ती है। ठीक है, देखिए विकास जब भी होता है, विकास जब भी होता है वो क्या होता है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे जैसे आप क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं, आपका विकास होते जाता है, आप क्या होते हैं, काफी ज्यादा विशिष्ट होते चले जाते हैं। आपके बॉडी पार्ट्स बढ़ते हैं, बॉडी पार्ट्स बढ़ने की वजह से आपकी जो सोशल कह सकते हैं कि जो सोशली आप एक्टिविटी करते हैं, जो आपका सोशल ग्रोथ होता है, जो आपका साइकोलॉजिकल ग्रोथ होता है, या फिर जो आपका कॉग्निटिव ग्रोथ होता है, वो क्या होता है, काफी ज्यादा विस्तृत होता चला जाता है। तो शुरू में एक बालक होता है जिसमें इस तरह के कोई भी विकास नहीं हुए रहते हैं, नैतिक विकास नहीं हुआ रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जो उसका विकास होता है वो आगे जैसे जैसे बढ़ता है, वो क्या होते हैं, बहुत तरह की चीजें उसमें आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती हैं। तो ये आंसर क्या है आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं की बातें हो रही है। यह अंतःक्रिया का उत्पाद है, विकास अंतःक्रिया का उत्पाद है।
जैसा आपने देखा कि यह इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों की एक तरह से इंटरेक्शन का क्या है, ये परिणाम है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ये। ठीक है, 3 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर इंगित करता है, संकेत करता है। ठीक है, देखिए मैंने बताया कि विकास क्या है, आजीवन चलती रहती है, लेकिन उसमें भी क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, जिसकी वजह से जो दर होती है, विकास की जो दर होती है वो एक जैसा नहीं होता। कुछ बालक होते हैं जो 10 साल में क्या होते हैं, वो खेलना शुरू कर देते हैं, सारे अपने बॉडी पार्ट्स को अप्लाई करने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सारे बॉडी पार्ट्स को 8 साल में ही अप्लाई करने लगते हैं। मान लीजिए 2 साल में एक बच्चा दौड़ना शुरू करता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2.5 साल में 3 साल में दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 3 साल में कंप्लीट सेंटेंस बोलने लगते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2.5 साल में ही बोलने लगते हैं। तो ये आप देखते होइएगा अपने आसपास के बच्चों में इस तरह की जो विभिन्नताएं होती हैं, डिफरेंसेज होती हैं, वो देखने को मिलता है। लेकिन जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। ठीक है, कि अगर एक बालक पहले अगर चलना सीखेगा, उसके बाद ही दौड़ना सीखेगा, उसके बाद ही वो खेलना भी शुरू करेगा, तो ये सारे जगह के यूनिवर्सल है। ये आप किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, यही पैटर्न होगा। तो पैटर्न हमेशा सेम रहेगा, लेकिन रेट जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। तो ये क्या हो जाएगा कि जो उनका प्रतिरूप है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिरूप है वो क्या होगा, एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो जो प्रतिरूप का सिद्धांत है वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए सतत विकास का सिद्धांत होता है कि कंटिन्यूअसली होता रहे एक मानव विकास। यहाँ पे अगर फर्स्ट आंसर तब होता जब सिर्फ इतना ही पूछा जाता कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यह कौन सा सिद्धांत है, तो आपका फर्स्ट हो जाता। 2 जो विकास के क्षेत्र हैं उसमें संबंध रहते हैं कि अगर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट बेहतर होगा, अगर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होगा तो आपका जो मोरल डेवलपमेंट है वो भी बेहतर होगा। तो ये क्या होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, ये हो जाता। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि 2 बालक समान नहीं होते, लेकिन उनका जो पैटर्न होता है वो एक समान होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आपका समान प्रतिरूप का सिद्धांत, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। तो आपने देखा कि जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं, तो 4th वो ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में होता है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। देखिए ये विकास की दिशा सिद्धांत से संबंधित है कि विकास का जो दिशा सिद्धांत है वो ये कहता है कि विकास 2 दिशाओं में होता है। ठीक है, दिशा सिद्धांत जो है वो ये बताता है कि विकास का दिशा सिद्धांत क्या बता रहा है, 2 तरह के सिद्धांत को ये बताता है। एक होता है जिसको बोलते हैं मस्तिष्कोमुखी, नाम हिंदी में थोड़ा अलग हो सकता है, जिसको बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो होता है आपके सिर से लेकर के ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आपका विकास होगा। ठीक है, जैसे पहले आपका बॉडी का जो सबसे ऊपरी पार्ट है उसमें विकास होगा। जैसे आपका जो मस्तिष्क है वो क्या होगा, पूरी तरह से जब डेवलप हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, आपका नीचे की ओर विकास होगा। इसीलिए क्या होता है, पहले आप क्या करते हैं, अपने सिर को कंट्रोल करना, एक बालक पहले सर को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद निचले पार्ट को कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे होता है। लेकिन प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बालक पहले जो केंद्र होता है, शरीर का जो केंद्र भाग होता है,
ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर बाहर की ओर क्या होता है, विकास होता है बाहर, ठीक है, विकास होगा। इसीलिए क्या होता है, पहले बालक क्या करता है, अपने जो रीढ़ की हड्डी होती है पहले उस पे कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद वो कोई भी काम करेगा। उसके बाद क्या होता है, वो बाहरी पार्ट की ओर बढ़ता है। इसी की वजह से क्या होता है, बालक पहले क्या करता है, हाथ की हथेली का यूज करना सीखता है, कलाई का यूज करना सीखता है, और उसी के बाद क्या होता है, वो फिर जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है वो क्या करता है, अपनी उंगलियों का विकास करना, उंगलियों का कार्य, उंगलियों के माध्यम से कार्य करना सीखना शुरू कर देता है, सीखने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बालक का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा सिद्धांत बतलाता है, ये दिशा सिद्धांत बताता है। और दिशा सिद्धांत में भी ये कौन सा हो जाएगा, क्योंकि सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा की बात की जा रही है तो मस्तेदोमुखी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दिशा सिद्धांत हो जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स करता तो आपसे पूछता है कि ये दिशा कौन सा दिशा सिद्धांत है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मस्तेदोमुखी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे बुद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग करना सीखता है और उसकी मदद से क्या करता है, वस्तु को उठाने की कोशिश करता है। तो ये विकास की प्रगति की कौन सी सिद्धांत है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पहले क्या करेगा, हथेली का यूज करेगा। क्या होता है, हथेली आपका क्या है, सेंटर में है, लेकिन अंगुली क्या है, वो आपके बाहरी भाग में है। ठीक है, हथेली बीच में है और अंगुली क्या है, बाहरी आपके कह सकते हैं कि पार्ट है। तो बाहरी पार्ट का यूज करना बाद में सीखता है, ये कौन सा सिद्धांत बताता है, तो चूंकि दिशा सिद्धांत है और दिशा सिद्धांत में कौन सा है, तो प्रोक्सिमो डिस्टल है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, विकास जीवन पर्यंत होता है, ये क्या है, ये आपका सही है, ये विकास का सिद्धांत है। विकास आनुवंशिकी एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही आंसर है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, विकास सार्वभौमिक है, हर जगह पे आप किसी भी आइलैंड पे चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी कॉन्टिनेंट में, किसी भी राज्य में चले जाइए, विकास की जो पैटर्न है, जो विकास होने की जो क्रम है, वो क्या है, वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, वो एक जैसा ही सब में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विकास परिवर्त्य होता है। ठीक है, ये सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चूंकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सिद्धांत नहीं है, तो ये उसके अनुसार ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या है, सेकेंड आपका सही आंसर है, आप इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा, सिद्धांत ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक बालक जो शारीरिक रूप से कमजोर है में सांवेगिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास भी निम्न स्तरीय है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। मैंने आपको अभी बताया था कि विकास में क्या होता है कि अगर कोई बालक कॉग्निटिव रूप से अगर कमजोर है तो उसका हो सकता है कि शारीरिक विकास भी कमजोर हो सकता है उसका सामाजिक विकास भी कमजोर हो। अगर बालक शारीरिक रूप से कमजोर है तो हो सकता है कि उसका जो सोशल है, जो साइकोलॉजिकल है, जो इमोशनल डेवलपमेंट है, वो सब भी क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक रिलेशन है, विकास के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ, जितने भी पहलू हैं, पक्ष हैं, उसमें कुछ ना कुछ संबंध होते हैं। ठीक है, तो उसी को ये बतला रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, अंतर संबद्धता का सिद्धांत। विकास में क्या होता है कि अगर किसी एक पहलू में कमजोर है तो वो जितने भी पहलू होंगे विकास के, उसमें भी कहीं ना कहीं क्या होंगे, कमजोर होंगे। तो ये विकास के अंतर संबद्धता के सिद्धांत को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है। ठीक है, तो विकास क्या करता है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। देखिए, चूंकि ये क्या है, एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जितने भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं होता, तो आपको कोशिश करना है कि इस ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा रटें। ठीक है, आप रटेंगे तभी जाकर के ऐसे क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से
बना पाएंगे। ठीक है, कुछ, हाँ देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हरलॉग। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि चूंकि नवीन विशेषताएं तथा योग्यताओं का प्रस्फुटित होना, ठीक है, विकास में, ये कुछ जो भी वर्ड्स होंगे उसके आधार पे आपको डेफिनेशन याद रखने होंगे। तो हरलॉग की ये बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है। देखिए एरिक एरिक्सन जो है उन्होंने जो सिद्धांत दिया है, ठीक है, जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत को कहा जाता है, ठीक है, साइकोसोशल साइकोसोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने क्या बताया है, विकास के 8 चरण बताए हैं। ठीक है, विकास के 8 चरण की बात करते हैं, जिसमें कुछ है आपको ध्यान रखने होते हैं। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए इन्होंने जो बताए हैं उसमें क्या होता है कि वो जो भी अवस्थाएं होती हैं उसके कुछ क्या होते हैं, कह सकते हैं कि उसकी में कुछ विशेषताएं होती हैं और उसी विशेषताओं के आधार पे इन्होंने अपना क्या बताया, सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, दिए हैं। ठीक है, तो देखिए विकास में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या कहा रहा है, किशोरावस्था की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था की जब बातें होंगी तो आपको ध्यान रखना है कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि आइडेंटिटी, बहुत ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। ठीक है, आइडेंटिटी बहुत ज्यादा क्लैश होगा और साथ ही साथ क्या होंगी, क्या उनका रोल है, यहाँ पे क्या होती है, पहचान, जो किशोरावस्था में होती है उसमें पहचान की संघर्ष होंगी। और दूसरा क्या होता है, दूसरा कि चूंकि पहचान में संघर्ष हो रहा है तो आपकी भूमिका में भी क्या होगा, बहुत ज्यादा संघर्ष होगा। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका रोल क्या है, आप एक एडल्ट हैं या आप एक बाल्यावस्था में है, आपकी जो भूमिका होंगी सोसाइटी में, समाज में, परिवार में या स्कूल में, वो किस प्रकार की होंगी, आपको इसके बारे में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, भूमिका संघर्ष का काल होता है और इसी के आधार पे इन्होंने क्या बताया है, अपना जो किशोरावस्था की जो अवस्था है उसको इन्होंने क्या बताया, क्या माना कि जहां पे पहचान और भूमिका संघर्ष की, कह सकते हैं कि हमेशा एक स्थिति आप में किशोरावस्था में बनी रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, किशोरावस्था की क्या पहचान है, तो किशोरावस्था की जो पहचान होंगी इनके सिद्धांत के अनुसार वो क्या होंगी, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष, ये एक मनोसामाजिक अवस्था है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके सिद्धांत को जब आप पढ़ेंगे तो आप जैसे ही याद रखेंगे वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, कि हर अवस्था की अपनी कुछ क्या होती हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, एक क्या होती है, ऐसी कह सकते हैं कि स्थिति होती है जिसके माध्यम से आप किसी भी अवस्था को इजीली पहचान सकते हैं और उसी के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो किशोरावस्था की बातें होंगी तो क्या होगा, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्कैप फोल्डिंग। देखिए स्कैप फोल्डिंग निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है ढांचा या पार। ठीक है, आप हिंदी में देखेंगे कहीं कहीं लिखा होगा, ये तो स्कैप फोल्डिंग इंग्लिश वर्ड है, ढांचा या पार। ठीक है, या फिर कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है मचान। ठीक है, ये क्या है कि देखिए ढांचा या पार या मचान या स्कैप फोल्डिंग क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज को सीख रहे होते हैं तो वो सीखने के दौरान जो एक आपको टेम्पररी हेल्प दी जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक अस्थाई मदद। कब, सीखने के दौरान,
जो मोर नॉलेजेबल अदर्स होते हैं उसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, गार्डियन हो सकते हैं, आपके क्लासमेट हो सकते हैं या आपके टीचर हो सकते हैं। उसके द्वारा जो अस्थायी मदद दी जाती है जब आप कोई भी चीज सीख रहे होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और ये किसके सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है? तो ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत का एक क्या है? महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, इनको कहा जाता है वाइगोत्स्की को। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है इन्होंने। ठीक है, सोशल सामाजिक अधिगम का सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक सिद्धांत की बात करते हैं जहां पे इन्होंने सीखने के लिए सोशल इंटरेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इन्होंने जोर दिया है कि बालक जब भी सीखता है वो किससे सीखता है? जो समाज में जो भी घटक हैं उसके साथ अंतःक्रिया करके वो सीखता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दिया है। चलिए अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? देखिए शैशवावस्था में क्या होता है? शैशवावस्था सबसे पहले देख लीजिए कि कितने साल का होता है। तो शैशवावस्था की जो एज होती है वो आपका 0 से लेकर के 2 to 3 ईयर का होता है। ठीक है, 3 साल का होता है शैशवावस्था। ठीक है, इसमें आप देखिए क्या है शैशवावस्था की विशेषता? शारीरिक विकास में तीव्रता, ये भी है। दूसरों पर निर्भरता, ये भी सही है कि बच्चे दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं किसी भी कार्य के लिए, खाना खाने के लिए या फिर पॉटी के लिए या फिर सोने के लिए या फिर चलने के लिए, बोलने के लिए, सब में उसको क्या होती है? दूसरे की जरूरत पड़ती है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता है। मानसिक क्रियाएं भी काफी ज्यादा उनमें डेवलप होने लगता है जिसकी वजह से वो कई सारे मानसिक क्रियाएं करने लगते हैं क्योंकि बौद्धिक विकास उनका तेज हो जाता है इस अवस्था में। अगला क्या है? नैतिकता की पूर्णता। देखिए जो शैशवावस्था होता है 0 से लेकर के 2 वर्ष के बालक में या 3 वर्ष के बालक में नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है, उनमें सही गलत का कोई भेद नहीं होता। ठीक है, सही क्या है, गलत क्या है, सही या गलत का ज्ञान नहीं होता। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ये तमाम क्या है? ये शैशवावस्था की विशेषता है। तो ये आपका सही आंसर नहीं है, ये भी सही आंसर नहीं है। आपका सही आंसर कौन सा हो जाता है? 4th हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया है उनका नाम है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, हम लोगों ने क्लास में पढ़ी थी, आप अगर पहले की वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे किशोर मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो वो है आपका स्टेनले हॉल। ठीक है, स्टेनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का फादर कहा जाता है। स्टेनले हॉल जो है उन्होंने एक थ्योरी भी दी थी। ठीक, जिसका नाम है क्या है? रैपिड थ्योरी ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है एडोलेसेंस। ठीक है, स्टेनले हॉल की जो बुक है उसका नाम है, ठीक है, एडोलेसेंस नाम इन्होंने बुक का अपना दिया है, बुक लिखा है और इसी में इन्होंने बताया है। ठीक है, किसके बारे में? किशोर के बारे में, कि किशोर की जो किशोरावस्था जो होती है उसके क्या अपने गुण हैं, उसमें क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, किशोरावस्था की क्या पहचान है। और इन्होंने किशोरावस्था को क्या बताया है कि किशोरावस्था सबसे ज्यादा क्या होता है? तनाव और संघर्ष का काल होता है। ठीक है, और इन्होंने सिद्धांत भी दिया है क्या? रैपिड डेवलपमेंट का। ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट का क्या दिया है? थ्योरी दिया है। कब दिया है? तो 1904 में इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं
क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द क्या है? देखिए, किशोरावस्था के बारे में जब भी बातें होंगी तो किशोरावस्था एक ऐसा काल होता है जिसमें क्या होता है, कई तरह के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कई तरह के इमोशनल चेंजेज होते हैं, सोशल चेंजेज होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, बॉडी में कई तरह के सेक्सुअल चेंजेज होने लगते हैं, और जिसकी वजह से ही क्या होता है, जो किशोरावस्था होता है वो काफी ज्यादा संघर्ष का काल हो जाता है। ठीक है, संघर्ष की अवस्था होती है, तूफान की अवस्था होती है, ठीक है, तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है। तो अगर उसको कहा जाए कि एक वर्ड में बतलाइए तो क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है, वो चेंज का काल होता है, चेंज की अवस्था होती है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। स्टेबिलिटी नहीं होती, अनस्टेबल होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती रहती है किशोरावस्था में। ठीक है, तो अगर एक वर्ड में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, चेंजेज का अवस्था होता है। तो भाई कई तरह के परिवर्तन होंगे, तो उसको बतलाने के लिए आप क्या बताएंगे कि चेंज का एक कह सकते हैं कि वो ईरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किशोरावस्था काल की 15 अथवा 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार कितना होता है? ठीक है, देखिए मस्तिष्क की भार की बातें की जा रही हैं, तो मस्तिष्क का भार क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है जो मस्तिष्क का भार होता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके मस्तिष्क का जो वजन होता है वो काफी कम होता है, और वो जो वजन होगा वो उसके शरीर के जो भी पार्ट्स हैं, जो शरीर का और जितने भी अदर पार्ट्स हैं उसी के क्या होता है, रेशियो में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शरीर का जो मस्तिष्क है उसका वजन बहुत कम हो जाएगा, शरीर का वजन ज्यादा हो जाएगा, या शरीर का वजन बहुत कम रहेगा और मस्तिष्क का वजन ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो उनके मस्तिष्क का वजन होता है वो भी उसके शरीर के वजन के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, तो किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था तक जाते जाते वो क्या हो जाता है, वो 1200 से लेकर के 1400 ग्राम की जो वेट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, उसमें होता है। ठीक है, किसी का थोड़ा कम हो सकता है, किसी का ज्यादा, लेकिन जो इंटरवल है, जो एक स्पैन है वेट का, वो इतना ही होता है, 1200 से 1400। ठीक है, लेकिन अगर शिशु, अगर देखा जाए कि जन्म के समय शिशु का क्या होता है, जो जन्म के समय, तो जन्म के समय शिशु का जो होता है वो लगभग लगभग 300 से 350 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 12 वर्ष तक अगर देखा जाए तो 12 वर्ष तक क्या होता है, वो लगभग लगभग 1200 से लेकर के 1300 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, और जैसे ही वो किशोरावस्था में पहुंचता है, 15 से लेकर के अगर 17 साल की बातें की जाए तो वो क्या हो जाता है, वो किशोरावस्था जो 15 से लेकर के जो 17-18 तक एज होता है उसमें क्या हो जाता है, वो 1300 से 1400 ग्राम की हो जाती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1200 से लेकर के 1300 ग्राम 1400 ग्राम तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए किशोरों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, सही बात है, किशोरों की जो नीड होती हैं वो अलग हो जाती हैं, बहुत उसमें डिफरेंसेज होते हैं। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव एवं नई आवश्यकता महसूस होती है, कई तरह के चूंकि चेंजेज होते हैं जिसकी वजह से उनमें कई तरह के अनुभव आने लगते हैं, आवश्यकताएं महसूस होती हैं। किशोर ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें लोग नकार रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किशोरों को लोग ये समझते हैं कि चूंकि वो बालक अब रहा नहीं, तो उनसे मैच्योरिटी की कह सकते हैं कि लोगों से अपेक्षाएं होती हैं, और अगर आप ज्यादा कुछ करते हैं तो लोग यहाँ भी आपको क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप अभी बालक हो, आप अभी बच्चे हो, आप एडल्ट की तरह नहीं सोच सकते, एडल्ट की तरह आप एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वहां पे कंफ्यूजन रहता है, लोग उनको नकार रहे होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, उपर्युक्त सभी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है। देखिए किशोरावस्था में 2 तरह के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, खाना संबंधी, ठीक है, खाना संबंधी 2 तरह की जिस डिसऑर्डर, विकार, ठीक है,
विकार देखने को मिलता है। ईटिंग डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं एनोरेक्सिया, और दूसरे को बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा दो तरह के हो गए, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया। एनोरेक्सिया में क्या होता है कि आपको ये डर होता है कि अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, तो आप क्या करते हैं, भूखे रहना शुरू कर देते हैं, आप बहुत कम खाने लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कम खाना, आप कम खाने लगते हैं। और इसमें क्या होता है, ज्यादा, आप ज्यादा खाएंगे, लेकिन जैसे ही आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा खाना खा लिए हैं, आप अगर ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो आप क्या करते हैं, आप जानबूझकर क्या करना, जानबूझकर उल्टी करना, आप उल्टी कर देते हैं, ठीक है, उल्टी कर देते हैं। और फिर क्या होता है, फिर आपको भूख लगती है और फिर आप ज्यादा खा लेते हैं, फिर आप उल्टी कर देते हैं, तो ये होता है बुलिमिया। एनोरेक्सिया में क्या होता है कि आप बहुत कम खाने लगते हैं, आपको लगता है कि आपका फिगर मेंटेन नहीं रह पाएगा। और खास करके चूंकि ये ब्यूटी कॉन्शियस हम कह सकते हैं कि ये डिसऑर्डर है, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, महिलाओं में ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये कुछ रिसर्च हुए हैं और कुछ शोध हुए हैं, उसके आधार पे ये तथ्य सामने आया है कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा या ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं वो महिलाओं में, बालिकाओं में ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें खुद भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एनोरेक्सिया, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया, ठीक है। तो देखिए किशोरावस्था में दो तरह के सिद्धांत की बातें हो रही हैं। जैसा मैंने बताया कि किशोरावस्था में जो सिद्धांत है वो दो है, एक है कि थ्योरी ऑफ रैपिड डेवलपमेंट और दूसरा है थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो थ्योरी ऑफ रैपिड डेवलपमेंट है वो क्या है, आकस्मिक, मतलब रैपिड मतलब कि आकस्मिक, रैपिड डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं। तो रैपिड डेवलपमेंट क्या है, आकस्मिक सिद्धांत, और आकस्मिक सिद्धांत किसने दिया है, तो 1904 में स्टेनले हॉल ने दिया था, जो मैंने आपको पहले भी आपको बतलाया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, किशोरों द्वारा विद्यालय में अवांछित व्यवहार करने पर शिक्षक की निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त है, ठीक है। उसी समय टोका जाना चाहिए, उसके साथियों के सामने सजा देनी चाहिए, अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना चाहिए, उसके अभिभावकों को तुरंत बुलाना चाहिए। देखिए जो भी स्कूल बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें आपको जब भी कोई भी सवाल का आंसर चाहिए तो आपको एज ए स्टूडेंट सोचना है, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन के लिए एज ए स्टूडेंट सोचेंगे आप, ठीक है। जो सिचुएशनल क्वेश्चन होता है आपको एक विद्यार्थी के रूप में आपको उसका आंसर सोचना है, देना है, ठीक है। तो एक विद्यार्थी कभी नहीं चाहता कि उसके किसी भी गलती के लिए उसके अभिभावक को बुलाया जाए, कभी नहीं चाहता उसके साथियों के सामने सजा दिया जाए, आप नहीं चाहते क्योंकि आप में ईगो है, आप नहीं चाहते कि आपको उस अपने क्लासमेट के साथ आपको कोई भी पनिशमेंट दिया जाए, क्लास में दिया जाए, ठीक है। या आप नहीं चाहते कि आपको उसी समय टोक दिया जाए, अब बीच में कोई भी आपको टोकता है तो आपको बुरा लगता है। तो ऐसा क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा कि आप जो भी वो अगर कोई भी अनडिजायरेबल बिहेवियर कर रहा है, अवांछित व्यवहार अगर वो कर रहा है, तो आप क्या करिए, उस व्यवहार के कारण को पता करिए, ठीक है, कि अगर वो अनडिजायरेबल बिहेवियर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, तो आप उसके मूल कारण को पता करिए और उस मूल कारण को हटाइए। जैसे ही आप उसके मूल कारण को हटाएंगे, उसका जो अवांछित व्यवहार है वो अपने आप वांछित व्यवहार में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आप तभी तो समझ पाएंगे कि इसका क्या निदान क्या होगा। अगर कारण पता चल जाएगा तो निदान भी आप कर पाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोर अभिवृद्धि आवेग, एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट का तात्पर्य क्या है। देखिए एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है कि एडोलेसेंस की अवस्था में, या अगर किशोर के जगह पे अगर कोई और भी टर्म रहता, कोई भी और भी जो डेवलपमेंटल फेज है वो रहता, तो ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है कि अचानक से लंबाई और वजन में वृद्धि हो जाना, ठीक है। और वो कब होता है,
वो एक तरह से लैंगिक परिपक्वता की ओर ले जाने से पहले होता है। ठीक है, तो आप देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एडोलेसेंस की बातें हो रही हैं, तो देखिए किशोर के लंबाई और वजन में तीव्र वृद्धि जो लैंगिक परिपक्वता से ठीक पूर्व होती है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये डेफिनेशन है, आपको याद रखना होगा कि ग्रोथ स्पर्ट क्या होता है, और उसके आधार पर ये क्वेश्चन आपका अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास के करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं की बातें हो रही हैं, तो देखिए क्या है, भावनाओं के बजाय तर्कसंगत तरीके से तर्क दे। बिल्कुल ये तो सही है, तो ये सही है, ये सही है। ठीक है, ये आपका सही है। यहाँ नहीं की बातें हो रही हैं, तो ये सही है। न केवल क्या हुआ पूछे बल्कि कैसे और क्यों भी पूछे, ये भी सही है। समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग, एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना और सबसे अच्छे निर्णय का, देखिए ये भी सही है। ठीक है, सिर्फ एक आंसर पे ही ना जाए, आप जितने भी विभिन्न प्रकार के जो आंसर्स मिल रहे हैं स्टूडेंट के एंड से, आप क्या करिए, उसकी तुलना करिए और सबसे अच्छा जो उत्तर है उस पे आप उसको आंसर दीजिए, समझाइए। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन ये क्या है, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग। देखिए एडोलेसेंस में या स्टूडेंट के लिए जो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि ही उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है, इसीलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। विपरीत लिंगीय प्रेम भावना का अभाव विशेषता पूछा जा रहा है, मनोवैज्ञानिक विशेषता पूछा जा रहा है, कल्पना शक्ति का अभाव, संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव, और सामाजिक सेवा की भावना का अभाव। देखिए विपरीत लिंगीय प्रेम भावना का अभाव, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अभाव ना होकर के ये उसमें इसकी काफी ज्यादा चांसेस होती हैं कि उनका अपोजिट जो सेक्स है उसके प्रति अट्रैक्शन हो। ठीक है, उनके प्रति जो अफेक्शन की भाव है वो रहेंगे, तो ये नहीं होगा। कल्पना शक्ति का भाव, ये भी नहीं होगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन में अभाव होता है। बिल्कुल किशोरावस्था का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये विशेषता है। ठीक है, चलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, सामाजिक सेवा की भावना काफी प्रबल होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। देखिए मनोविश्लेषण जो सिद्धांत है, साइको एनालिसिस जो थ्योरी है, उसके प्रतिपादक कौन है, तो उसके प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड जो है वो मनोविश्लेषण जो सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, उसके प्रतिपादक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिसको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, जो फ्रायड हैं उन्होंने बताया है कि 5 तरह की अवस्थाएं होती हैं। मनोलैंगिक विकास या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत जो विकास के स्टेजेज हैं वो 5 स्टेजेज हैं। ठीक है, 5 स्टेजेज कौन कौन से हैं, एक ओरल है, ओरल स्टेज है। उसके बाद कौन सा स्टेज आता है, उसके बाद आता है आपका एनल स्टेज, उसके बाद आता है आपका फैलिक स्टेज, उसके बाद आता है आपका लेटेंसी, और उसके बाद आता है आपका जेनाइटल। ठीक है, और सभी विकास के जो भी ये फेजेज हैं, जो भी चरण हैं, उसके क्या है, अपने कुछ गुण हैं, अवगुण हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं कि जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो लड़कियों में होता है और जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो लड़कों में होता है, वो किस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या गुण हैं, तो ये फैलिक की है, जहां पे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां तक हम लोगों ने बातें करी, इसका आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। देखिए, भाषा विकास पे सबसे बेहतर काम और सबसे ज्यादा काम किसने किया है, वो किए हैं नोम चोम्स्की। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नोम, पूरा नाम है इनका नोम चोम्स्की। ठीक है, इन्होंने भाषा विकास पे काम करी है और इन्होंने भाषा विकास के लिए इन्होंने कुछ नियम बताए हैं। ठीक है, और भाषा विकास की जो भाषा का विकास होता है उसके लिए इन्होंने दो तरह के नियम बताए हैं, जिसमें क्या है, पहला नियम है सतही संरचना का नियम। ठीक है, पहला जो नियम है वो क्या है, सतही संरचना का नियम। और दूसरा क्या है, दूसरा है जिसको बोलते हैं गहरी संरचना का नियम। संरचना का नियम। अब देखिए क्या होता है, सतही संरचना क्या होता है और गहरी संरचना क्या होता है। तो देखिए, सतही संरचना में क्या होता है, इसमें आता है कि आप कैसे दूसरों को देख करके सीख लिए हैं, जैसे बोलना, पढ़ना, ये सब क्या होता है, आप दूसरों को देख करके दूसरे के द्वारा भी सीख लेते हैं। लेकिन गहरी जो संरचना होती है उसमें क्या होता है, उसमें किसी भी भाषा की जो व्याकरण होता है उसको आप सीखते हैं। ठीक है, आप भाषा ग्रहण को गहराई से आप क्या करते हैं, उसको इंटरनलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, आप दूसरों के माध्यम से आप सीखते हैं और इसमें क्या होता है, आप गहराई से व्याकरण सीखते हैं और फिर क्या होता है, आप में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नोम चोम्स्की ने दिया है भाषा विकास से संबंध जो सिद्धांत है वो किसका है, नोम चोम्स्की का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिजेश के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है। देखिए, अगर कोई 3 वर्ष का बालक है, ठीक है, 3 वर्ष का बालक है और अगर वो खुश होता है और गुस्सा करता है, तो खुश होना क्या है, एक इमोशन है। क्या है, एक संवेग है। ये क्या है, खुश होना एक इमोशन है, या गुस्सा होना ये भी क्या है, एक इमोशन है। ठीक है, तो ये अब आपको अब पता चल गया होगा ये क्या है, इमोशन है या संवेग है। तो अब आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा संवेगात्मक व्यवहार। ठीक है, जो 3 वर्ष का शिशु होता है, अगर वो खुश हो रहा है या गुस्सा कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, तो वो है संवेगात्मक विकास ही कारण है, और जो बिहेवियर वो शो कर रहा है उसको क्या बोला जाएगा, संवेगात्मक व्यवहार। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान किस तरह से करता है, जो परिवार होते हैं वो बच्चे को शिक्षा देते हैं, वो होता है अनौपचारिक होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो परिवार बच्चे को शिक्षा दे रही है वो किस तरह की शिक्षा होती है। ठीक है, तो वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। अब चलिए थोड़ा सा देख लीजिए कि शिक्षा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, शिक्षा 3 प्रकार की होती है। पहला होता है औपचारिक। औपचारिक शिक्षा क्या होता है कि जो आप रेगुलर स्कूल जा करके, औपचारिक शिक्षा जहां पे आप रेगुलर स्कूल जा करके शिक्षा प्राप्त करते हैं, आपको डिग्री मिलती है, आप फेस टू फेस टीचिंग और जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा होता है अनौपचारिक, जहां पे आप व्यवहारिक चीजों को सीखते हैं। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा जो आप समाज में, परिवार में जो आपको मिलता है। ठीक है, समाज से, परिवार से जो मिलता है, समाज एवं जो परिवार से आपको मिलता है, जिसको बोलते हैं कि संस्कार या फिर जो नैतिकता होती है, वो सब जो आपको मिल रहा है वो अनौपचारिक शिक्षा है। और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं निरौपचारिक। ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो निरौपचारिक शिक्षा होती है जिसको आप लोग आज के समय में डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, जहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्लासेज नहीं हो रही है, लेकिन आपको दूरस्थ शिक्षा जिसको बोलते हैं, जहां पे आपको क्या हो रही है, आपको डिग्री मिल जा रही है। ठीक है, बिना क्लास गए, बिना टीचर से इंटरेक्शन किए, तो ये दूरस्थ शिक्षा होती है और ये होती है स्कूली शिक्षा। ठीक है, तो यह आपका क्लियर हो गया, शिक्षा 3 प्रकार की हुई, कौन कौन है तो ये पता चल गया। तो परिवार में क्या होगा, वो होगा अनौपचारिक शिक्षा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है, किस पे आधारित होती है 9 वर्ष की नैतिक तर्क 9 वर्ष के बालक की? तो देखिए 9 वर्ष की जो बालक होते हैं उसमें जो नैतिक तर्कना होंगी वो कॉन्सिक्वेंसेज के आधार पे होंगी। आप मेरा क्लास देखे होंगे पहले का, तो वहां पे आपने देखा होगा कि हमने बातें करी थी जो आपका कोलबर्ग का सिद्धांत है, लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत है जिसको मॉडल डेवलपमेंटल थ्योरी कहा जाता है, वहां पे आपने पढ़ा था कि जो 9 वर्ष के बालक होते हैं वो क्या होते हैं, प्रथम अवस्था में होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग प्री कॉन्वेंशनल। ठीक है, प्री कॉन्वेंशनल या पूर्व रूढ़िगत जो अवस्था होती है उसमें क्या होते हैं, वो 4 से लेकर के 10 वर्ष की होती हैं। और वहां पे क्या होती है, बच्चे का जो मोडालिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है या किसके द्वारा जज किया जाता है, वो जज किया जाता है कॉन्सिक्वेंसेज के आधार पे। कॉन्सिक्वेंसेज आपको क्या मिल रहे हैं, परिणाम क्या मिल रहा है। आपको अगर मार पड़ रही है तो आप समझेंगे कि आपने गलत किया है, ये गलत काम किया है। अगर आपको पुरस्कार मिल रहा है तो आप समझते हैं कि आपने अच्छा काम किया है। तो जो 9 वर्ष के बालक की बातें हो रही हैं वो क्या होती हैं कि वो भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं इस सेशन को। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने कुछ क्वेश्चंस को देखा, कुछ समझा है, कुछ थ्योरी आपका रिवीजन भी हो गया है। आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लगाया और देखा कि किस तरह से, जैसे देखिए आरटेट में पूछा गया यह क्वेश्चन है 2012 में, तो ऐसे ही जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको मैं लेकर के यहाँ पे आया हूँ। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।